हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। हम लोग क्लास 11 का क्लास फिजिक्स का शुरू कर चुके हैं और इसमें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ पहला लेक्चर भी हमारा हो चुका है जो कि यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से है। थंबनेल आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, वो पार्ट 1 वीडियो था। आज हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज डायमेंशन को फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट की सारी बातों को मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले वाले वीडियो में। तो आज डायमेंशन को फोकस करेंगे और हमारा लक्ष्य ये होगा कि डायमेंशन बनाना सीख जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला सीख जाए, डायमेंशन होता क्या है वो सीख जाए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर अगले वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस को देखेंगे और उसके बाद या आज जितना हो पाए मैं उतना खींचने का प्रयास करूंगा ताकि आपका समय भी बचे और वीडियो में इंटरेस्ट बना हुआ रहे, ठीक है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जो मैंने छोड़ रखा था एक बात आपको वो मैं बता देता हूं ताकि वो भी समझ में आ जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। यूनिट को मैंने सब बता रखा है, ठीक है। यूनिट के बारे में मैंने बताया कि कितने प्रकार का यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट में कैसे हम लोग जो है सोचते हैं यूनिट के बारे में, है ना। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में भी मैंने डिस्कस कर रखा है। अभी हम लोग डायमेंशन मेरा फोकस होगा, लेकिन उसके पहले मैं यूनिट से रिलेटेड एक चीज को बता देना चाहता हूं। मेरे पीछे आप टेबल देख रहे होंगे, ये जो टेबल है ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, है ना। कैसे यूनिट को कन्वर्ट करना है, यूनिट को चेंज कैसे करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है पावर्स ऑफ 10, यहाँ लिखा हुआ है प्रीफिक्स और यहाँ लिखा है सिंबल। तो ये हाइफन बीच में दिख रहा होगा, ये हाइफन, ये मैंने एक बॉर्डर लाइन बना रखा है। इसके नीचे आप जाएंगे तो 10 के पावर में जाएंगे, ठीक है। 10 का पावर, जैसे ये क्या है, पावर्स ऑफ 10 का मतलब ये हो जाएगा 10 का पावर -1, ये हो जाएगा 10 का पावर -2, ये हो जाएगा 10 का पावर -3, ये हो जाएगा 10 का पावर -6, इस तरह से। और इसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 2, ये हो जाएगा 10 का पावर 3, इस तरह से जहां जहां जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा 10 का पावर 6। तो जहां जहां जो लिखा हुआ है वो 10 के पावर में चलेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए 1 किलोमीटर है, मैं इसी बीच में लिख रहा हूं 1 किलोमीटर है, इसे मैं कह रहा हूं कि मीटर में आप बदलिए। किसमें बदलना है? मीटर में बदलना है, एसआई सिस्टम में बदलना है। तो एसआई सिस्टम किलोमीटर तो आपको पता है कि 1000 मीटर का क्या होता है 1 किलोमीटर, तो इसको 10 टू द पावर 3 में गुना करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दिए तो ये मीटर में आ गया। समझ में आ रहा है? तो 10 टू द पावर 3 हो गया तो क्या हो गया, ये मीटर में आ गया। अब आप यहां पे देख लो, ये जो ऊपर जा रहा है किलो है, किलो को किसमें बदलना है? मीटर में बदलना है। तो ये तीसरा 1 2 3, तीसरा है यहाँ पे 3, तो 10 पे पावर 3 से गुना किया तो किसमें आ गया? मीटर में आ गया। उसी तरह माइक्रो में है, मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, ये एक माइक्रो दिख रहा है, ये है माइक्रो। ये देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं ये जो कह रहा हूं इसे मैं मिटा देता हूं। 10 का पावर आप समझ चुके हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, है ना। अगर ये माइक्रो की बात हो रही है तो माइक्रो ये 10 टू द पावर क्या है 6 है, -6। तो अगर कोई भी लेंथ माइक्रो में दिया हुआ रहेगा या कोई भी क्वांटिटी अगर माइक्रो में दिया हुआ रहेगा तो उसको अगर एसआई में बदलना है, मतलब मीटर में बदलना है, बार बार मैं कह रहा हूं उससे एसआई में बदलना है। माइक्रो में दिया हुआ है और जाना किसमें? मीटर में जाना है। जैसे अगर बोल दिया जाए कि 2 माइक्रो कूलम या माइक्रोमीटर, चलिए, तो माइक्रो का मतलब क्या हो गया कि माइक्रो जब भी आ गया तो आंख मूंद के 2 टू द पावर -6 से गुना कर दिए और ये क्या हो जाएगा मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? -6, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 से आप इसको गुना करेंगे, ठीक है। 10 टू द पावर -6 से आप इसको गुना करेंगे तो अब ये हो जाएगा किसमें? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से नैनो है, अगर बोल दिया जाए कि 7 नैनोमीटर, नैनोमीटर तो 7 इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे? -9, तो ये आ जाएगा मीटर में। देखिए नैनो यहाँ पे है ना, नैनो, ये रहा नैनो, नैनो हो गया। तो अब इसका क्या है? अब ये देखिए इसका क्या है, इसका 9 है, 10 पे पावर -9। तो जैसे इधर जाएंगे 10 पे पावर -9, -12 फिर हो जाएगा पिको, -15 क्या हो जाएगा फेमटो, फिर क्या होगा एटो। उसी तरह क्या होगा यहाँ देखिए डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, फिर मेगा, मेगा जब भी रहेगा तो क्या होगा? तो इस तरह से आप इसको करते चले जाएंगे। मेगा का जब भी बात होगा तो क्या होगा? 10 पे पावर 6 हो जाएगा। ये है आपका मेगा। देख लीजिए गीगा क्या हो गया? 10 पे पावर 9, टेरा, फिर ठीक है, उसके बाद क्या है? पेटा 10 पे पावर 15 और एक्सा। तो जब भी एक लेंथ दिया हुआ रहेगा सिर्फ आपको प्रीफिक्स को देख लेना है कि माइक्रोमीटर है क्या है, नैनोमीटर है क्या है, किलोमीटर है, तो प्रीफिक्स देखना है। ये सिंबल है उसका, देख लीजिए ये सिंबल है। और बाकी ये सारा चीज आपके किताब में भी लिखा हुआ है, आप वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंबल है उसका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई कह दिया कि नहीं हमको पिकोमीटर चाहिए, ये पिकोमीटर चाहिए, तो पिको क्या? पिको फराड चाहिए या जो भी हो, पिको में अगर दिया हुआ रहेगा तो पिको का मतलब क्या हो गया? आप देखिए पिको यहाँ है, पिको मतलब 10 पे पावर -12, तो पिको को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा? 10 पे पावर -12 से गुना करना होगा और उसके बाद वो मीटर में आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खास तौर पे माइक्रो, नैनो, किलो, मिली, डेसी, सेंटी,
ये सारा आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कन्वर्सन अगर आपको नहीं आएगा, एसआई में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या होगा कि अक्सर होता क्या है कि आप क्वेश्चन तो बना लेते हो, लेकिन ये कन्वर्सन की वजह से आपको कहीं ना कहीं मामला फंस जाता है और आंसर तक नहीं पहुंच पाते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कन्वर्सन आपके दिमाग से निकल गया और आपने आंसर बना लिया और ऑप्शन भी मैच कर गया, लेकिन वो ऑप्शन गलत है। तो इस बात से अवेयर रहना है फ्रेंड्स। तो ये हमारा था। और दो बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो पारसेक होता है, और मास का जो लार्जेस्ट यूनिट होता है, सबसे बड़ा यूनिट होता है, वो चंद्रशेखर लिमिट होता है। चंद्रशेखर लिमिट होता है। चंद्रशेखर लिमिट जो होता है वो ध्यान रखिएगा। ये मैं टेबल जिसको उतारना है आप उतार सकते हैं, इसको वीडियो देख करके पॉज करके आप उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस कौन होता है? तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो है वो है हमारा पारसेक। पारसेक याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि आपको याद रखना चाहिए, है ना। और मास का क्या होगा? तो मास का जो लार्जेस्ट यूनिट होगा वो चंद्रशेखर लिमिट है। चंद्रशेखर लिमिट है, ठीक है। और इसके पीछे लंबी कहानी है, उसे मैं कभी समय रहा तो मैं डिस्कस कर दूंगा कि ये कैसे व्हाइट डॉट फॉर्म जो है किसी भी इसका स्टार का उसके बारे में कहा जाता है। खैर उसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये चंद्रशेखर लिमिट ये लगभग 1.4 टाइम्स होता है मास ऑफ सन। मास ऑफ सन 1.4 टाइम्स होता है मास ऑफ सन। सन का 1.4 गुना होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। और पारसेक जो होगा 3.1, ये हो जाएगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 लाइट ईयर की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। ये जो होगा 10 टू द पावर 16 मीटर, सॉरी मीटर का बात हो रहा है, ठीक है, ये मीटर का बात हो रहा है। लाइट ईयर भी है, तो लाइट एक साल में जितना दूरी तय करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको कांस्टेंट है, तो ये आप बुक से भी देखिए, कर सकते हो, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मकसद तो हमारा डायमेंशन सीखना है ना, मकसद हमारा डायमेंशन सीखना है। लास्ट क्लास में आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया गया था ना। क्या क्या था फंडामेंटल क्वांटिटीज में? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेसिक क्वांटिटी है। मैंने ये भी कहा था कि ये 7 बेसिक क्वांटिटी जो है, बेस क्वांटिटी, इसी के वजह से सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं, मतलब इसी से सारा क्वांटिटी निकला हुआ है। और इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देख रखा था। अब डायमेंशन क्या है? डायमेंशन सोचिए, लेंथ को अगर मैंने L लिख दिया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, ये सिर्फ मैं इसे डिनोट कर रहा हूं, कवर कर दिया। मास को कैपिटल M लिख दिया मैंने, टाइम को T लिख दिया। ये लेंथ का, मास का और टाइम का डायमेंशन हो गया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ये है क्या डायमेंशन। इलेक्ट्रिक करंट उसी तरह से A, कहीं कहीं A मैं तो I से करता हूं, ठीक है, A या I कुछ भी आप किसी से भी डिनोट करते। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को आप K से भी ले सकते हो, थीटा से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसे आप मोल से डिनोट करते हो, मोल इसका डायमेंशन से हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब C। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा डायमेंशन लिखने का तरीका है। तो ये सिंगल फिजिकल क्वांटिटी का मैं लिख रहा हूं, तो ज्यादातर आप इस पे फोकस करिए, MLT पर और ये करंट वाले पे। बाकी ये सारी चीजें जो है कभी कभी इससे सामना होता है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसे उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको मैं डायमेंशन समझा रहा हूं। तो लेंथ को थोड़ी देर के लिए मैंने सिंबॉलिकली क्या मान लिया? L, मास को M और टाइम को T। सबका पावर क्या है? 1। सबका पावर क्या है? 1। टाइम है तो पावर 1। डायमेंशन बेसिकली क्या है कि आप समझिए, डायमेंशन है क्या बेसिकली। मैंने ये कह दिया, इन तीनों को रख करके नीचे वाला मैं मिटा रहा हूं, ताकि आप इसे ऐसे भी देख लेंगे। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, कि ये सबका डायमेंशन है। लेकिन डायमेंशन क्या होता है वो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं।
डायमेंशन जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी shows how that physical quantity is related with the fundamental quantities. बेस क्वांटिटीज लिख देते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल बोलो या बेस बोलो एक ही बात, फंडामेंटल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर मतलब क्या, उसका जो एक्सपोनेंट होता है, पावर की बात करते हैं। क्या कह रहा है, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो ये बतलाता है, शो करता है कि हाउ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड विद द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी से वो फिजिकल क्वांटिटी जो है रिलेट कैसे कर रहा है, तो बेस क्वांटिटी से कैसे, कितना पावर में रिलेट कर रहा है, कितना पावर है। तो ये देखिए, लेंथ को मैंने एल मान लिया, पावर 1 है, मास को हमने एम मान लिया, पावर 1 है, टाइम को हमने क्या मान लिया, टी पावर 1 है। तो एक ही बार लेंथ लिया है, एक ही बार मास लिया, एक ही बार टी लिया है। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ पावर, पावर के टर्म में बेसिकली क्या है, वो पावर है। पावर समझते हो ना, जैसे x टू दी पावर 2 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्या गया, ये पावर हो गया। और ये x क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी में क्या, mlt, ये जो भी साथ मैंने लिखाया है वही साथ क्या हो जाएगा उसका बेस क्वांटिटी। तो ये बेस क्वांटिटी के कितने पावर में उसको रेज करके लिखेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। और जो फॉर्मूला निकलता है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहां लिखा डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी शोज हाउ दैट फिजिकल क्वांटिटी, कि वो जिस क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला जा रहा है, हाउ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड विद द बेस क्वांटिटी, इज रिलेटेड विद द बेस क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ पावर। ये याद रखिएगा, पावर में कितना रेंज हुआ है बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी को कितने पावर में हम उसको लिख रहे हैं, यही डायमेंशन है। यही क्या है, डायमेंशन है। तो अब मैं कुछ डायमेंशन को देखूंगा और कुछ डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस में। आज सिर्फ डायमेंशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर समय बचेगा तो फिर और भी मैं देखता हूं कि क्या पढ़ाना है ना। इससे पहले बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग वीडियो को बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं, तो मैं ये आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं या जिन्हें दिक्कत हो रही है, ठीक है, या जो सब्सक्रिप्शन भी नहीं खरीद पा रहे हैं किसी भी चैनल का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, उसे आप जा करके ये वीडियो जरूर शेयर करें। उसका काम ये वीडियो देख करके हो जाएगा और उसे फिर कोई भी चीज करने की जरूरत, उसके बाद फिर एक बार बुक आप पलट के पढ़ लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या करना है, इस वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, बेल आइकन भी बजा देना, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आते रहेगा, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तभी हमें जो है उत्साह वर्धन होगा और हमारा भी जो है मन करेगा और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। ठीक है, तो लेंथ, मास और टाइम को मैंने क्या मान दिया, ये अब देख लो, लेंथ, मास और टाइम, इसका डायमेंशन हो गया। यानी डायमेंशन को क्या करना है, डायमेंशन को इस तरह से लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है। अब देखिए, जैसे कि अब मैं एक और क्वांटिटी लेता हूं, फिजिकल क्वांटिटी, एरिया। एरिया क्या होता है, इसके लिए आपको यह याद रखना होगा कि कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो डायमेंशन आप निकाल दोगे। एरिया का बात क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए या तो यूनिट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ के लिए तो एल, ब्रेड्थ भी क्या है मेरा, एल ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इसका डायमेंशन हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायमेंशन। कहीं कहीं बुक में क्या लिखा हुआ था, m0 l स्क्वायर t0, तो mlt में अक्सर डायमेंशन को लिखा जाता है। तो कहीं कहीं बुक में अगर m0 l0 l स्क्वायर t0 लिखा हुआ है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो किसी भी चीज का अगर पावर होगा तो 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 0 0 कर सकते हैं। और ये मेरा मेन डायमेंशन है, तो ये मैं m0 l t0 इस तरह की चीजों से बचूंगा और आपको सीधा जो डायमेंशन होगा उसी को लिखूंगा। ठीक है, तो एरिया हो गया ये। अगर मैं कह दूं कि भाई एरिया में वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि वॉल्यूम का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कोई भी फॉर्मूला होगा डायमेंशन सेम होगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना। तो तीनों तो एल ही है ना, तीनों तो एल ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल क्यूब इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल क्यूब इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर है ना। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू टाइम, तो तीनों तो लेंथ है, तीनों ब्रेड्थ बोलेंगे तो चौड़ाई भी तो लेंथ ही है और ऊंचाई भी क्या है, वो भी लेंथ ही है। तो बेसिक क्वांटिटी जो है हमारा क्या, लेंथ निकलेगा। तो लेंथ लेंथ लेंथ, 3 बार लेंथ आया तो पावर क्या हो गया, 3। तो बार बार कह रहा हूं कि बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में डिनोट करना ही डायमेंशन है। ठीक है,
उसके बाद और कुछ डायमेंशन को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। लेंथ से ही अभी हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन, डिस्टेंस भी तो लेंथ ही है ना भाई, डिस्टेंस भी लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ ही है। तो सब डायमेंशन क्या निकल रहा है, सबका डायमेंशन क्या निकल रहा है, एल निकल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि मान लेते हैं स्पीड, स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम। तो बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल, टाइम क्या हो जाएगा, टी, ऊपर लेके जाएंगे एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, एल टी माइनस वन, क्योंकि टी जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में जाएगा एल टी माइनस वन, ये स्पीड निकला। अभी मैं आपको एक और लिख रहा हूं, स्पीड के बाद है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर मान लीजिए, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ये समझना होगा। ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, लेकिन आप डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या करोगे, एल ही करोगे, ये भी टी ही है, ये भी एल टी माइनस वन ही होगा, एल टी माइनस वन ही होगा। तो आप ये देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैं दिखा रहा हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है, सेम है। सॉरी, डिस्टेंस और ये स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है, लेकिन दोनों क्वांटिटी सेम होगा क्या हर परिस्थिति में, नहीं। वेलोसिटी हमारा निगेटिव भी होता है, वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारा निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन स्पीड हमेशा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिए, स्पीड हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी से बड़ा होता है, या ज्यादा बराबर हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो, ये दिमाग में रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन तो सेम है, लेकिन दोनों क्वांटिटी क्या सेम होगा हर परिस्थिति में, नहीं। तो अगर आपसे पूछा गया कि ऐसे दो क्वांटिटी के बारे में बताइए, दो क्वांटिटी का डायमेंशन लिखिए, दो अलग अलग क्वांटिटी तो है लेकिन दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, तो स्पीड और वेलोसिटी से अच्छा कोई उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बारे में आप अवेयर है। अब हम लोग कुछ और डायमेंशन को देखते हैं। ये वेलोसिटी था ना। अब देखिए, अगर हम आपको कह रहे हैं कि भाई फोर्स का, फोर्स से पहले मैं एक्सेलरेशन देखता हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है क्या, बताइए, वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, त्वरण, है ना। मतलब क्या कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, है ना। त्वरण हिंदी वाले बच्चे आप खुश भी हो रहे होंगे, तो मैं ज्यादा हिंदी मैंने बोल दिया इसमें। आप ये देख लो, वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन आपने निकाला क्या, एल टी माइनस वन, सीधा आप डायमेंशन जो लिख लिए निकाले हैं तो उसको नीचे लिख देते हैं, और टाइम तो टी ही होता है ना, तो ये हो जाएगा एल टी। अब देखिए ये माइनस वन पहले से है, एक और ऊपर चला गया माइनस, तो एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन के बाद फिर हम लोग चलते हैं, देखते चलिए, वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन क्या हुआ, एल टी माइनस टू। फिर हम लोग चलते हैं अगला डायमेंशन की तरफ। मैं आपको सिर्फ मोटा मोटी एक आइडिया दे रहा हूं कि डायमेंशन आप निकालेंगे कैसे, बाकी बहुत सारा ऐसा डायमेंशन जो आपकी किताब में लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी देखोगे तो दिया हुआ है, आप आराम से उसको देख करके बहुत सारी चीजों को समझ लोगे। फॉर्मूला आपको बहुत चीजों का नहीं पता होगा, अचानक से मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख दूंगा तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला कैसे हो गया। इसलिए जो डायमेंशन आपको आसानी से समझ में आए वही डायमेंशन मैं लिख रहा हूं, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, एक समझ बना पाओ आप। फोर्स की बात कर रहा हूं, फोर्स, फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास क्या है, m, एक्सेलरेशन क्या है बताइए, एल टी माइनस टू, ये देखिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, क्या निकल गया, फोर्स निकल गया, एम एल टी माइनस टू क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, और एरिया हो गया एल स्क्वायर, अभी मैंने निकाला था, इसको कटाइए तो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो जाएगा आपका क्या, प्रेशर। क्लियर है ना। तो देख रहे हैं, जो फॉर्मूला आपको पता है या जो मैंने अभी बताया उसी पे आधारित डायमेंशन को बता रहा हूं, ताकि आप डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन निकालना कैसे है वो आप समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद यूनिट भी अगर पता है ना आपको, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि यूनिट में, जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, क्योंकि मीटर तो लेंथ ही होगा ना हमेशा, और सेकेंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर होगा, यानी कि एल टी माइनस टू।
तो आप या तो यूनिट आपको पता होना चाहिए, है ना, यूनिट में जो भी चीज लिखा हुआ है उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे पास्कल कहीं के लिख देगा तो आप सोचोगे पास्कल तो कोई क्वांटिटी है नहीं, लेकिन पास्कल प्रेशर है तो प्रेशर पता होना चाहिए। उसी तरह न्यूटन है तो न्यूटन फोर्स है, तो कहीं न्यूटन में अगर दे दिया मान लीजिए यूनिट, तो न्यूटन के आधार पे आप फोर्स काउंट कर लोगे उसको। तो इस तरह से यूनिट के थ्रू भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। या तो आपको यूनिट पता होना चाहिए या तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दोनों में से किसी को भी आधार मान के आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, LT-2, है ना, ये मैंने निकाल के दिखाया। प्रेशर भी हमने निकाल के दिखाया, ठीक है। एक है लीनियर मोमेंटम, संवेग जिसको बोलते हैं, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास आपको पता है m, वेलोसिटी क्या अभी मैंने निकाला LT-1, तो ये हो जाएगा mLT-1, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बाद आप आ जाओ वर्क। वर्क क्या होगा, तो वर्क हो जाएगा क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये फॉर्मूला है। तो फोर्स क्या होता है mLT-2, इसका डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये हो जाएगा mL²T-2, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हो गया। और भी कुछ डायमेंशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए पावर देखना है, पावर, तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। पावर का यूनिट होता है वाट, लेकिन वाट से आप नहीं निकाल पाओगे, तो ये समझना होगा वर्क बाय टाइम। तो वर्क क्या हो जाएगा mL²T-2, ठीक है। अभी हमने निकाला कैसे, फिर से इसको देख लीजिए। वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस ना, तो फोर्स होता है mL/T-2 और डिस्टेंस क्या हो गया L, तो L इंटू L क्या हो जाएगा mL²T-2। तो ये फोर्स का मैंने ये वर्क का निकाला, तो वर्क बाय क्या है, टाइम है, तो टाइम यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा mL²T-3, ठीक है। ये हमारा डायमेंशन हो गया किसका, पावर का हो गया। पावर के बाद देखिए फिर कुछ एक और क्वांटिटी है, इम्पल्स। अब ये देखिए, अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इम्पल्स क्या है। तो ये होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स क्या हो जाएगा mL/T-2, ठीक है। टाइम हो गया T, ठीक है। फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो ये हो जाएगा mL/T-3, ये इम्पल्स हो गया। क्लियर है ना। T-3 नहीं होगा, mL/T-1 ना होना चाहिए, क्योंकि T पर पावर 1 है, तो ये जोड़ेंगे बेस, तो क्या होगा, इसका T का पावर -2 है, इसका 1, तो माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस है, और -2 में 1 जोड़ दोगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। ये इम्पल्स था, फिर पावर है। इसी तरह से करके कुछ कुछ डायमेंशन हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या किसका डायमेंशन होगा। अब जैसे चार्ज है, तो चार्ज क्या होता है, Q बराबर IT, तो कहीं कहीं इसका क्या होता है डायमेंशन, हम तो IT ही लिखते हैं भाई, बुक में इसको कहीं कहीं AT लिख देता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बुक में कहीं कहीं इसको AT लिख देता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। IT मतलब करंट, करंट का मैंने बता रखा है आपको, 7 को क्वांटिटी का डायमेंशन जो लिखा था मैंने, तो यहाँ हो जाएगा A, है ना। तो इस तरह से चार्ज हो गया। चार्ज के बाद अब जो है बहुत सारा, अब जैसे मान लीजिए कि जो है क्या मैं बताऊं, अब मैं मान लेता हूं कि स्ट्रेन है। स्ट्रेन से पहले एंगल देखते हैं। एंगल डायमेंशन लेस है, एंगल डायमेंशन लेस है। अब देखो कैसे, मैंने एंगल के बारे में आपको क्या बताया था, ये है एंगल, तो ये थीटा, ये आर्क लेंथ L, और ये हो गया R। तो L बराबर क्या होता है R थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा L/R। तो L भी क्या है, L लेंथ है, और R भी क्या है, रेडियस है, तो दूरी ही है, लेंथ है, तो लेंथ लेंथ गया काम से, तो क्या हो जाएगा M0 L0 T0, मतलब क्या डायमेंशन लेस। याद रखिएगा एंगल डायमेंशन लेस होता है, ये बात दिमाग में रखना होगा। इसका यूनिट क्या था, रेडियन, आपको पता है, ठीक है। एक प्लेन एंगल था, एक सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल वाला जो मैंने बात बता रखा था वो उसका स्टेरेडियन, इसका रेडियन। लेकिन ये डायमेंशन के मामले में क्या होता है, ऐसा कोई क्वांटिटी आपको कह देगा कि बताइए उसका डायमेंशन क्या होता है, तो वो होगा आपका क्या, एंगल। एक और क्वांटिटी देखते हैं, स्ट्रेन। ये होता है चेंज इन लेंथ। जब सरफेस टेंशन आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो आप बताओ चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है, ऊपर भी तो लेंथ ही है, नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसका भी क्या हो जाएगा M0 L0 T0, है ना, यानी इसका भी डायमेंशन नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजों का डायमेंशन देख रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होगा, उसको भी देखते हैं। उससे पहले एक डायमेंशन मैं निकाल रहा हूं G का।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा, आपको पता है F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो G को हम इधर लेके आ गए, G को किधर लेके आ गए, इधर। तो कैसे होगा, तो G बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, बाय m1 m2। तो F क्या होगा, mlt माइनस 2, ठीक। डायमेंशन r, रेडियस मतलब क्या, r क्या है, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर कर दीजिएगा। और m1 m2 मतलब दोनों मास है, तो दो बार मास को गुना करेंगे तो क्या होगा, m का स्क्वायर, है ना। इसको आप कटाइए और उसके बाद क्या करेंगे, ये भी कट जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो m माइनस 1 हो गया। उसके बाद l क्यूब हो जाएगा और t माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, किसका डायमेंशन, G का डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। ये तो कई बार पूछ देता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो और बहुत आसानी से। याद क्या रखना है कि मास, लेंथ और टाइम यानी m, l और t से ही शुरू होता है और मैक्सिमम डायमेंशन आप इसी के टर्म में लिखते हो और बाकी सब क्वांटिटी का उतना जरूरत पड़ता नहीं। जब हम पढ़ाएंगे आगे चैप्टर तो जो भी क्वांटिटी जिस समय आएगा तो उसका डायमेंशन और यूनिट तो उस समय हम डिस्कस कर ही देंगे। तो बेसिक जो डायमेंशन है वो हमने आज आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरह से बेसिक डायमेंशन को लिखना है। और भी बहुत सारा डायमेंशन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये होता है m r स्क्वायर फॉर्मूला है। r हो गया रेडियस, ठीक है, r हो गया रेडियस, लेंथ तो m l स्क्वायर हो जाएगा इसका, समझ में आ रहा है। r की जगह में l लिखेंगे, मास तो है ही m। तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो रहा है, डायमेंशन हो रहा है। तो इसलिए मैं बहुत सारे डायमेंशन के पीछे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत सारे डायमेंशन अगर लिखा दिया मैंने तो फिर आपके लिए एक पजल हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। फॉर्मूला है ना सारा, तो जब आप उस क्वांटिटी को पढ़ोगे उसके बाद उसके साथ आप डायमेंशन लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है और कैसे लिखना है। बस याद क्या रखना है, वो जो 7 बेसिक क्वांटिटी था, कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सातों का डायमेंशन आपको याद रखना। मतलब सिंबल ही तो उसका डायमेंशन होगा, उसमें सिंबल करके और उसके बाद उसका स्क्वायर ब्रैकेट में उसको घेर के लिख देना है, बस यही उसका डायमेंशन हो जाएगा। तो ये सारा बात आपको याद होना चाहिए। उसके बाद उसी पर बेस्ड क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है। डायमेंशन है क्या, तो भाई बेसिक क्वांटिटी को पावर में बदलने का प्रक्रिया है, क्या है, डायमेंशन है। मोटा मोटी भाषा में आप यही समझते हो कि उसको बेसिक क्वांटिटी से किस तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर, उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन, ठीक है। तो ये हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने बहुत सारा डायमेंशन को देखा, है ना। लास्ट क्लास में हमने यूनिट से रिलेटेड बातों को देख लिया था, यूनिट से रिलेटेड बहुत सारा चीज हम लोग देख लिए थे, है ना। ये बात आपको याद रखना होगा कि जो आपको बताया जा रहा है आप पेन पेपर लेके भी बैठ सकते हो, ताकि एक आइडिया लग जाए और उस आइडिया के थ्रू आप फिजिक्स समझने का प्रयास करोगे। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा था आज, डायमेंशन को हमने देखा। अब जो है डायमेंशनल एनालिसिस के बाद, डायमेंशन के बाद एक मैं छोटा सा थ्योरम है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको मैं बता देता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप सीख लो। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आप ये समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब क्या होता है, सेम। कह रहा है कोई भी फिजिकल रिलेशन हो, फिजिकल रिलेशन मतलब फिजिक्स का इक्वेशन हो कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर z, इक्वेशन तो ऐसे ही होगा, x प्लस वाई बराबर क्या, z। ये फिजिकल इक्वेशन है, कोई भी फिजिकल रिलेशन है, कोई भी फिजिक्स का इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मैं टॉपिक बता रहा हूं, क्योंकि इसको अगर आप समझते हैं तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में भी और जेईई मेंस में भी। तो आपको इस बात को दिमाग में रखना होगा। जैसे क्या है, इसका फिजिक्स में क्या मतलब होगा, इसका फिजिक्स में मतलब होगा, अगर ये मान लीजिए फोर्स है, एक्स अगर फोर्स है तो वाई को भी फोर्स होना चाहिए, और जब दो फोर्स को जोड़ेंगे तो ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा कि फोर्स को हम टेम्परेचर से जोड़ देंगे, फोर्स को हम क्या कहते हैं लेंथ से जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, सेम टाइप का क्वांटिटी ही जो है आपस में
जोड़ेंगे या उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर ये फोर्स है, थोड़ी देर के लिए इसको अगर फोर्स मान ले तो ये भी फोर्स होना चाहिए, क्योंकि फोर्स को फोर्स के साथ जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, फोर्स निकलेगा, तभी ये फिजिक्स का इक्वेशन माना जाएगा। और अब मैं यहां पे बता रहा हूं, तो जब सब तीनों का तीनों क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का इसका डायमेंशन, एक एक टर्म का इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना। अगर तीनों का डायमेंशन सेम है तो ये फिजिकली, ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट बोल रहा हूं मैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो क्वांटिटी का डायमेंशन, इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट होना है तो क्या होगा, अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा तो उस इक्वेशन को कोई सही नहीं कर, कोई माइकल लाल उसको सही नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे ना। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन जो होता है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, अगर डायमेंशन उसका सबका सही नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, तो दोनों का डायमेंशन सेम, और रिजल्ट क्या होगा, फोर्स को फोर्स से जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी फोर्स ही ना होगा, है ना। तो इसका मतलब सबका डायमेंशन सेम होना ही चाहिए। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन कभी करेक्ट नहीं हो सकता है, इक्वेशन कैन नॉट बी करेक्ट, कभी सही नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट, ये बात याद रखिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी वाला एग्जांपल दीजिए, स्पीड अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है। कहीं कहीं स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगा एक पर्टिकुलर कंडीशन में, लेकिन हर एक जगह स्पीड और वेलोसिटी बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो इस स्थिति में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप सोचोगे कि भाई ये कैसे हो गया, लेकिन स्पीड को वेलोसिटी से जोड़िएगा तो क्या रिजल्ट देगा। मान लीजिए स्पीड को वेलोसिटी से हम जोड़ेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं ना होगा। तो स्पीड को स्पीड से ही ऑपरेट कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऑपरेट कर सकते हैं, तब रिजल्ट मेरा वही आएगा। तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन में तीनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए, जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेकिन कभी अगर स्पीड और वेलोसिटी को हम बराबर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों डायमेंशन सेम है, कभी बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है कि वो इनकरेक्ट भी हो, क्योंकि डायमेंशन अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग होता है। और कभी कभी क्या होता है, दो अलग अलग क्वांटिटी का भी डायमेंशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। दो अलग अलग क्वांटिटी का भी डायमेंशन क्या होता है, सेम हो जाता है। तो उस केस में तो ये गड़बड़ हो जाएगा होमोजेनिटी। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो सकता है कि सही भी हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, एकदम गलत है, वो इक्वेशन कभी सही नहीं हो सकता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, जो इसका लबुल वाव है और जो इसका मतलब निकल रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि किसी भी फिजिकल रिलेशन का, फिजिकल इक्वेशन का हर एक टर्म का डायमेंशन, एक टर्म का डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वेशन मेरा करेक्ट है, फिजिकल इक्वेशन, तो उसका क्या होगा, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। होमोजेनिटी मतलब होमो मतलब सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग इसी को बोलते हैं कि एक इक्वेशन है, जैसे यहाँ इक्वेशन है एक्स, वाई और जेड, तो एक्स का भी डायमेंशन, वाई का भी डायमेंशन और जेड का भी डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन अलग अलग करके देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, सेम। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था। इस पे मैं एक दो क्वेश्चन बना रहा हूं। चेक कैसे करेंगे, किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को ये चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सबसे आसान जो सब टीचर पढ़ाता है उसे मैं भी पढ़ा रहा हूं, उसे देख करके आप पहले मजे लो कि कैसे, उसके बाद फिर अलग अलग क्वेश्चन को आप देखोगे बच्चे। तो ये क्या है, जो सबसे आसान है भाई, आसान काम करने में मजा आता है ना। तो अब ये देख लो, अगर ये v बराबर u प्लस AT है, ये इक्वेशन सही है, आपको पता है सही है, तो इसका मतलब क्या है कि सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए कि नहीं, यानी कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। v क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है जी, v का बताइए, वेलोसिटी lt माइनस 1 होगा। इनिशियल वेलोसिटी u जो है, इनिशियल वेलोसिटी है u, वेलोसिटी है u, ठीक है, ये भी क्या होगा, तो वेलोसिटी ही है, तो lt माइनस 1। तीसरा टर्म है AT मतलब क्या, a हो गया एक्सेलरेशन और t हो गया टाइम। तो AT जो है, a का डायमेंशन क्या होगा, lt माइनस 2 और टाइम क्या हो गया t, और यहाँ पावर 1
और यहाँ माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, बेस सेम होगा तो LT माइनस 1। अब देखिए LT माइनस 1, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन तीनों सेम हुआ, U V और ये AT को साथ में लेना है क्योंकि ये अकेला टर्म है, तो टर्म को लेना है। ये नहीं कि A अलग से कर दीजिएगा, T अलग से कर दीजिएगा, बोलेगा सर कैसे सेम नहीं आया, सेम तो नहीं आया, A का भी सेम आना चाहिए, T का भी नहीं। ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या है रिजल्ट, ये भी कुल मिलाकर के ये वेलोसिटी होगा, कुल मिलाकर के ये वेलोसिटी होगा, तब तो वेलोसिटी के बराबर कर पाएंगे, है ना। तो AT का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, वेलोसिटी आना चाहिए, तो LT माइनस 1 आया ना वेलोसिटी। तो तीनों का डायमेंशन सेम है, मतलब एवरी टर्म का डायमेंशन सेम है, तो क्या हो गया, द डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज इक्वल, therefore the equation is dimensionally correct। मैं कह रहा हूं डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन तो ऐसे भी करेक्ट है ना, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट है। उसी तरीके से एक और हम प्रश्न को देखते हैं, इसी का भी प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा LHS का, बताइए LHS में क्या हो, दो टर्म है, s है, तो s का डायमेंशन क्या हो गया L, क्लियर है। RHS में दो टर्म है, एक टर्म है ये ut, तो u2 आप समझ गए कि u क्या है, वेलोसिटी LT माइनस 1, और ये क्या हो गया t, तो t का पावर 1, यहाँ t का पावर माइनस 1, तो ये 1 1 जोड़ देंगे तो यहाँ भी क्या बचा, L बचा। और हाफ ये हो गया, देखिए RHS में एक और टर्म है ये RHS से ही, ठीक है, तो ये हाफ AT स्क्वायर का आप देख लो, ये RHS का ही टर्म ले रहे हैं, तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, याद रखिएगा, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। इसका क्या डायमेंशन निकालेंगे, इसका बेसिक टर्म कुछ है क्या, है ना, तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज आप कैसे जोड़ोगे, तो ये कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ क्या बचा, AT स्क्वायर बचा, A बचा, तो LT माइनस 2, वीडियो रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, एक्सेलेरेशन मुझे तो याद है, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझना है कि A कैसे हुआ, LT माइनस 2 और T का स्क्वायर, तो ये जगह फिर यह देखिए माइनस में है, यहाँ क्या है प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या आ गया L, तो इसका भी डायमेंशन L, देखिए हाफ AT का स्क्वायर का भी डायमेंशन L, RHS UT का भी डायमेंशन क्या है L, और S का भी डायमेंशन L, तो तीनों का डायमेंशन L हो गया। ये पूरा का डायमेंशन ये अलग अलग कभी मत करिएगा, अगर तीनों का इंडिविजुअल डायमेंशन सेम है तो वो क्या हो गया, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को फाइंड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन कह दिया टेस्ट द इक्वेशन इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट, तो आपको अलग अलग टर्म का देखना है, ना कि अलग अलग क्वांटिटी का देखना है। अलग अलग टर्म, अगर इक्वेशन में 3 टर्म है 4 टर्म है, तो आप चारों का डायमेंशन सेम देखेंगे। इसमें एक वेंडर वाला क्वेश्चन था जो IIT में भी पूछा है, तो आप उसको इसी तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें। कभी कभी क्या होता है कि कोई कांस्टेंट दे देगा और बोलेगा कि उसमें से बताइए कि इसका डायमेंशन क्या होगा, A को B से जोड़ रहे हैं, B अगर वेलोसिटी है तो A क्या होगा, स्वाभाविक है A भी वेलोसिटी होगा। इस तरह की बातों को दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको बेसिक पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तभी तो आप कर पाओगे। तो ये हमारा है आज का लेक्चर। इससे क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो पहले आप बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्या है कि आप उसको बनाने का प्रयास करिएगा। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूं, आप इसे बनाइएगा, ठीक है। तीसरा इसी का जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका काइनेमेटिक इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, इसको आप लोग क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसको आप बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और v हो गया आपका, फिर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है, फाइनल और इनिशियल से कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी क्वांटिटी देखिएगा। u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन, और s जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी आप बोल दीजिए इसको, इस तरह से। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इसे आप करेक्ट करके बताइएगा और देखिएगा घर में कि ये करेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और मुझे भी जितना पढ़ाने में मजा आ रहा है आप लोग भी उसी चाव से देखिए, ताकि आपको इसका फायदा और मेरा मेहनत जो है सफल हो पाए, आपको इसका फायदा मिल पाए और मेरा मेहनत इसमें सफल हो पाए। और बच्चों एक बार भूलिएगा नहीं, लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ कुछ लोगों को और फैला दो यार, भेज दो, क्या है तुम्हारा, क्या जाता है, 1 सेकंड जाएगा तो बहुत लोगों को इसमें भला भी हो जाएगा, साथ ही साथ मेरा भी भला हो जाएगा। कुछ लोग अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।